हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं टिश्यू के बारे में, और टिश्यू के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने समझा है जो टिश्यू है वो कोशिकाओं का समूह होता है, और यहाँ पर हमने टिश्यू का इंट्रोडक्शन देखा है। बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे पास आता है और हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में। टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में अगर हम देखें तो हमने कहा दो प्रकार के हमारे पास टिश्यू आएंगे या ऊतक आएंगे, जिसे आपने प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या पादप ऊतक और जंतु ऊतक के नाम से जाना है। पादप ऊतक का एक क्लासिफिकेशन आपके पास आया है, और उसमें आपने देखा है कि जो पादप ऊतक है वो कितने प्रकार के होते हैं। बेसिक से जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसे हम यहाँ पर जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में आपने एक टेबल पड़ी थी इस प्रकार से, ठीक है। और आपने कहा था प्लांट टिश्यू जो है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में कौन कौन से हमने कहे हैं? हमने कहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और हमने कहे हैं परमानेंट टिश्यूज। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जाना है इस टेबल के बारे में। यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो फंक्शंस है वो क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस प्रकार से परमानेंट टिश्यू से अलग होते हैं या सेपरेट होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले हमारे पास आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपने कहा ओनली सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट टेंड टू ग्रो। कुछ ही ऐसे पार्ट होते हैं प्लांट में जिसमें ग्रोथ होती है, ठीक है। दीज टिश्यूज, सो हमने बात की है these tissues located in such parts are called a meristematic tissues। आपने बोला कि यहाँ पर प्लांट के कुछ ही भागों में क्या होती है, ग्रोथ होती है, और उन भागों में पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं इन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम विभजोतक ऊतक कहते हैं, और विभजोतक का मतलब है विभाजन। ऐसे टिश्यू, ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की प्रक्रिया चल रही है उन्हें हम विभजोतक ऊतक कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की है दे कैन डिवाइड देमसेल्फ एंड फॉर्म अ न्यू टिश्यू। ये क्या कर सकते हैं? खुद को डिवाइड कर सकते हैं, खुद को विभाजित कर सकते हैं और नए ऊतकों का निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव अ थिन सेल वॉल एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। क्योंकि प्लांट्स की बात हो रही है तो हमने कहा कि जो सेल वॉल होगी ऑब्वियस सी बात है वो सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होगी। हमने कहा कि इनकी जो सेल वॉल है यहाँ पर कैसी है? थिन है, थिक नहीं है, थिन है, पतली है। और कैसी होती है? सेल्यूलोज से मिलकर के बनी है। दे हैव अ डेंस न्यूक्लियस। ध्यान देखिए, ये जो आपके फीचर्स होते हैं यही आपसे पूछे जाते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो कैरेक्टर है वो बताइए। तो आपसे पूछा जाएगा थिन सेल वॉल, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा डेंस न्यूक्लियस है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर वैक्यूल्स पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। तो कुछ आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनके फंक्शन है या कौन सा नहीं है। दोनों में आते हैं, ठीक है। या तो आपसे क्या पूछे जाते हैं? फंक्शन पूछे जाते हैं कि चूज कीजिए कि कौन सा विभजोतक ऊतक का कार्य है, या चूज कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विभजोतक ऊतक का कार्य नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपके, जैसे कि दे हैव डेंस न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा होगा? डेंस होगा। क्यों डेंस होगा अभी बात करेंगे। एंड साइटोप्लाज्म, दोनों ही डेंस होते हैं, बट लैक वैक्यूल्स। कैसे होते हैं? वैक्यूल्स में नहीं पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा किसी एक सेल का डिवाइड होने का मतलब है कि सेल दो भागों में विभाजित हुई है। जब हमने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा था तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जब भी सेल को डिवाइड करना है, जब भी कोशिका को विभाजित होना है, तो कोशिका के अंदर जो भी मटेरियल है उसका जो अमाउंट है वो डबल होगा, ठीक है। अब वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपने कहा जेनेटिक मटेरियल है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलीज है, प्रोटीन है, लिपिड है, इन सभी का जो अमाउंट है वो डबल होने लगता है। इसीलिए हमने कहा है कि जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है वो डेंस है। डेंस का मतलब होता है सघन, ठीक है। सघन का मतलब होता है कि इनका अमाउंट बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो आप समझिए कि सघन का मतलब यहाँ पे क्या होता है। लेकिन आपने कहा इनमें वैक्यूल नहीं पाए जाते, रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं। क्यों नहीं पाई जाती? मोस्टली नहीं पाई जाती हैं क्योंकि हमने कहा वैक्यूल का फंक्शन क्या पढ़ा था आपने प्रीवियस लेक्चर में जब आप सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ रहे थे।
तो आपने कहा था कि वैक्यूल का फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे स्टोरेज का फंक्शन होता है। अब अगर स्टोरेज का फंक्शन है, स्टोर आप कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सेल को डिवाइड करना है, ठीक है। और सेल को डिवाइड होने के लिए आपने कहा कि क्या है, यहाँ पर अगर वैक्यूल उसमें बन जाएंगे तो वैक्यूल एज अ बैरियर वहां पर आ सकते हैं सेल डिवीजन में, इसीलिए वैक्यूल नहीं पाए जाते हैं किसमें, जो विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती हैं। They can further be classified differentially based on the areas of plants where they are located। आपने कहा जहाँ पाए जाते हैं उनके बेसिस पे इन्हें हमने 3 भागों में विभाजित किया है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। क्या पढ़ा हमने? हमने कहा पौधे के केवल कुछ ही भाग क्या होते हैं, बढ़ते हैं, या उनमें ही कुछ ही भागों में वृद्धि होती है। ऐसे भागों में स्थित ऊतकों को विभजोतक ऊतक कहा जाता है। वे स्वयं को विभाजित कर सकते हैं और नए ऊतक बना सकते हैं। कौन? विभजोतक ऊतक की बात हो रही है। इनमें सेलुलोज से बनी एक पतली कोशिका भित्ति होती है। इनमें सघन केंद्रक और कोशिका द्रव होता है, लेकिन रिक्तिकाएं नहीं होती हैं। उन्हें पौधों के उन क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है जहां वे स्थित होते हैं। ध्यान दीजिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही हम क्या कहते हैं? विभजोतक ऊतक कहते हैं। एक बार अपनी स्लाइड को पढ़िए, उसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार के विभजोतक ऊतक के बारे में और उनकी लोकेशन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर तीनों प्रकार के जो विभजोतक ऊतक हमारे पास आते हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डायग्राम आता है और तीनों के नाम आपको बता रखे हैं और लोकेशन बता रखी है, ठीक है। मैं पार्ट्स बता देती हूँ। ये यहाँ पर है शूट, ठीक है, ये होता है शूट, ये है स्टेम और ये है ब्रांच यानी कि शाखा, ठीक है। क्लियर है? ये जो प्लांट है, प्लांट के पार्ट्स आपको बताए गए हैं। हमने कहा जो सबसे टॉप पे पाया जा रहा है, ठीक है, जो प्लांट के सबसे टॉप पे पाया जा रहा है, जैसे कि हम इसे शूट टिप कहेंगे और रूट टिप कहेंगे, ठीक है। रूट टिप रूट में होगी, शूट टिप क्या है? शूट में है। हमने कहा जो सबसे टॉप में पाया जा रहा है उसे हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अब आप ऐसे भी नाम याद रख सकते हैं कि ए जो है सबसे पहला अल्फाबेट है तो सबसे पहले आता है, उसके बाद जो है आई आता है इंटरकैलरी, वो बाद में आता है, और एल जो है अल्फाबेट इन दोनों में से सबसे लास्ट आता है तो वो क्या होता है? कॉर्नर में पाया जाता है। ये याद करने का तरीका होता है अगर आपको याद करने में डिफिकल्टी होती है तो, ठीक है। अब हमने कहा एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और लेटरल मेरिस्टेम है। दोनों का हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, फंक्शन एक ही है, सेम फंक्शन है यहाँ पर दोनों तीनों का, ठीक है। तीनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आपने कहा तीनों रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, या वृद्धि के लिए, ठीक है। ग्रोथ या वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम कहेंगे अगर तीनों का सेम फंक्शन है तो तीनों में डिफरेंस क्या है? हमने तीनों के नाम अलग अलग क्यों रखे हैं? हम एक ही तो नाम रख सकते थे और हम उस एक ही नाम को रख करके कह सकते थे कि शूट में भी पाया जाता है, ये बीच में भी पाया जाता है, ये कॉर्नर में भी पाया जाता है। हमने अलग अलग नाम क्यों रखे हैं? क्योंकि देखिए एपिकल मेरिस्टेम सिर्फ टॉप में पाया जाता है और उसका जो फंक्शन है वो क्या करता है? पेड़ की लेंथ को बढ़ाएगा, पेड़ की क्या करेगा? ऊंचाई को बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? आपने कहा ऊंचाई या लंबाई को इंक्रीज करेगा, ठीक है। कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम की बात हो रही है। अब मैं ये हटा दूं, आप ये समझ गए हैं कि हम किस भाग के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास आता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर का जो मतलब होता है वो हम बीच का मानते हैं, ठीक है। इंटर का मतलब हम क्या कहते हैं? बीच का मानते हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टेम आपका वहां पाया जाएगा जहां से ब्रांचेस निकल रही हैं, जहां से शाखाएं निकल रही हैं या जहां से कोई कली निकल रही है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी होगा, आपको शो नहीं करवा रखा है। यानी कि जहां पे शाखाएं निकलती हैं वहां पर इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाया जाएगा। तो हमने कहा जहां से शाखा निकलती है उस स्थान को हम कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? नोड, ठीक है। और ये भी क्या है? एक नोड है, ठीक है। ये भी क्या है? फिर एक नोड है और ये भी क्या है? एक नोड है। जहां से भी ब्रांच निकल रही है, शाखा निकल रही है, क्या कली निकल रही है, वो क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारे नोड मिल गए हैं। अब हमने कहा नोड के बीच की जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे,
यहाँ पे हमने कहा ये नोड है, ये जो डिस्टेंस है, ये हमने कहा ये जो डिस्टेंस है, ये हमने कहा ये जो डिस्टेंस है, ये बीच का जो डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं इंटरनोड। ठीक है, बीच का जो डिस्टेंस है इंटरनोड। तो अगर मैं कहूं कि इंटरनोड किसे कहते हैं, या नोड या इंटरनोड, अगर मैं कहूं नोड क्या है, नोड क्या है, तने का वह भाग, तने का वह भाग जहां से शाखाएं निकलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो इंटरनोड क्या हुआ, हमने बोला दो नोड के बीच की दूरी को, ये नोड हटा लूं मैं, की दूरी को इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, अब हमने नोड और इंटरनोड क्यों समझा है, क्योंकि हमने कहा कि ये सारे नोड यहाँ पे हमने क्या किया, लेबलिंग के, मैं हटा दे रही हूँ। अब आप समझ चुके हैं कि नोड क्या है, इंटरनोड क्या है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन भी आपकी लिखी हुई है। हमने कहा कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है उसका फंक्शन क्या है, आपने कहा इसका जो फंक्शन है इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाना। क्या करेगा ये, इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाना क्या है इसका काम है, किसका, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। आप कहेंगे कि क्या होगा अगर यहाँ पे इंटरनोड की लेंथ बढ़ेगी। अब सोचिए ये जो लेंथ है अगर ये बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, जो प्लांट है वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये इंटरनोड है। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने कहा एक यहाँ पे एक नोड ये है यहाँ पे, और एक नोड ये है, ये जो लंबाई है, हमने कहा अगर ये जो लंबाई है ये इतनी हो गई। ठीक है, ये तना है, ये तना है यहाँ पे, और यहाँ से शाखाएं निकल रही हैं। ठीक है, और यहाँ से शाखाएं निकल रही हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो लेंथ इतनी थी, अब ये लेंथ कितनी हो गई है, इतनी हो गई है। इंटरनोड की लंबाई बढ़ी, ये सेम इस प्लांट का हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इंटरनोड की लंबाई बढ़ी। अब जब इंटरनोड की लंबाई बढ़ेगी तो आपने कहा प्लांट की जो लंबाई है वो भी बढ़ेगी। तो अलग अलग रीजन में चीजें हो रही हैं। एपिकल मेरिस्टेम टॉप से क्या करेगा, लंबाई को बढ़ाएगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम बीच से क्या करेगा, लंबाई को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, यानी कि जो इंटरनोड है उनकी बीच की दूरी को बढ़ा रहा है। ये चीजें आप देख भी सकते हैं। कोई एक क्या है, प्लांट है, ये छोटा सा क्या है, पेड़ है, उसमें शाखाएं देखिए आप लोग की शाखाएं की जो स्थिति है और शाखाओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है। कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, या आप देखेंगे जब उस पेड़ में वृद्धि हो जाती है तो दो शाखाओं के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ी है, क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम वहां पे क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है और नई सेल्स को ऐड कर रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब आते हैं लेटरल मेरिस्टेम पे। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम पे आते हैं। लेटरल मेरिस्टेम जो है वो तने के कॉर्नर में पाया जाएगा। ठीक है, इसका भी सेम फंक्शन है। हमने कहा ये है तना, और यहाँ पर क्या पाई जा रही है, लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि टिश्यू पाए जा रहे हैं, और इन टिश्यू में वृद्धि होगी। इस प्रकार से ये टिश्यू क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। अब जैसे आप डायग्राम में समझ पा रहे हैं कि ये वृद्धि करेंगे, तो ये क्या कर रहे होंगे, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तने की जो विड्थ है, तने की जो मोटाई है उसे बढ़ाएंगे। यानी कि तना जो आप मोटा देखते हैं वो किसकी वजह से देखते हैं, जो जैसे अगर पौधा छोटा है तो तना कैसा होगा, पतला होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आप देखेंगे जो स्टेम है, स्टेम की जो विड्थ है वो भी बढ़ने लगती है। किसकी वजह से, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। अब ये भी क्या कर रहा है, ग्रोथ
हो रही है, यहाँ पर भी ग्रोथ हो रही है और यहाँ पर भी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। थिकनेस ऑफ स्टेम तने की मोटाई के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। चलिए अब यहाँ पर आपको डायग्राम एज इट इज नोट करना है। इसके जो नोड और इंटरनोड है दोनों की डेफिनेशन आपको लिखनी है और यहाँ पर दिखाना है कि तीनों प्रकार के जो मेरिस्टेम है उनका क्या क्या फंक्शन यहाँ पर आता है। चलिए तो पढ़ लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे जो डेफिनेशन आपके पास आती है, क्या क्या आपको बेसिक फीचर्स यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। आपके पास डिफरेंस आता है यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ध्यान दीजिए ये सीक्वेंस वाइज नहीं है। एपिकल आपका क्या पाया जाता है, टॉप में पाया जाता है, ठीक है। और इंटरकैलरी आपका जहाँ से ब्रांचेस निकलती है वहां पे पाया जाता है। जो लेटरल है, लेटरल हमने कहा कि सबसे लास्ट जो यहाँ पे स्टेम होता है, स्टेम के कॉर्नर में जो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस वाइज नहीं है, इसीलिए आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीधे पढ़ना है, आपको ऊपर हेडिंग देखती है कि कौन सी हेडिंग कहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम के बारे में अगर हम पढ़े, हमने कहा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट इन द प्लांट, दे आर फाउंड ऑन द टिप्स ऑफ द रूट एंड स्टेम। हमने कहा यहाँ पर क्या है, ये ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होते हैं, किसकी, तने और रूट की, ठीक है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, आपने कहा रूट की टिप पे, जो रूट होगी यहाँ पे, जो हमने कहा जो जड़ होती है, जैसे ये भूमि है, ये जड़ है, तो जो सबसे टिप, रूट टिप होगा, सबसे क्या है, ये वाला पोर्शन होगा, यहाँ पे पाया जाता है। और आपने कहा जो यह शूट है, शूट के टिप पे पाया जाता है। ये दोनों जगह पे क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम होगा, इसीलिए ये क्या करते हैं, लेंथ को बढ़ाने का काम करेगा। तो लेटरल मेरिस्टेम का क्या फंक्शन हमने पढ़ा है, हमने कहा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द circumference of the middle part of the stem and hence are found there। आपने कहा क्योंकि ये तने के कॉर्नर में पाए जाते हैं, इसीलिए तने की थिकनेस के लिए या तने की मोटाई के लिए उत्तरदायी होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम में हमने कहा दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट एट इंटरनोड्स, कहाँ पे पाए जाते हैं ये, इंटरनोड्स पे ऑफ स्टेम रीजन बिटवीन द प्लेस विच लीव अटैच, ठीक है। हमने कहा कि ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ये नोड पे पाए जाते हैं और इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाते हैं। ये आप लोग क्या करेंगे, करेक्ट यहाँ पर कर लेंगे कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, नोड पे पाए जाते हैं और इंटरनोड की जो लेंथ है उसे यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्यों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल नहीं पाए जाते। पहले हमने जब स्टेटमेंट पढ़ा था तो एक लाइन हमने कही थी कि इनमें वैक्यूल नहीं पाया जाता है, डेंस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म है। क्यों नहीं पाया जाता, उसका रीजन देखते हैं। आपने कहा व्हाई आर देयर नो वैक्यूल्स इन इंटर कैलरी मेरिस्टेम, यानी कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम में रिक्तिकाएं क्यों नहीं पाई जाती हैं। तो हमने कहा वैक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड इन द वाटर। हमने कहा राजधानियां पानी में भोजन के भंडारण के लिए जिम्मेदार होती हैं। The intercalary tissue do not store them। हमने कहा इंटरकैलरी ऊतक इन्हें संग्रहित नहीं करता है। They are rather responsible for manufacturing them। वे उनके निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या करेंगे, फूड का फॉर्मेशन करती हैं लेकिन फूड को स्टोर नहीं करती हैं, ठीक है। Moreover, vacuoles contain sap which provide rigidity to a cell। इसके अलावा जो रसधानियों में रस होता है जो कोशिका को क्या करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, कठोरता प्रदान करती हैं, ठीक है। कौन, यहाँ पर जो वैक्यूल्स में जो भी आपने कहा तरल होता है, जो भी लिक्विड होता है, क्लियर है। This property of vacuoles may not allow the intercalary tissue to divide and manufacture new cells, hence vacuoles are not present in them। हमने बोला रसधानियों में रस होता है जो कोशिका को कठोरता प्रदान करता है। रिक्तिकाओं की यह संपत्ति यानी कि ये फीचर, ये गुण, ठीक है, यह गुण होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी का मतलब गुण है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे रिक्तिकाओं का यह गुण अंतर कोशिकीय ऊतकों को विभाजित करने और नई कोशिकाओं का निर्माण करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, अतः इनमें रिक्तिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे क्या रीजन है। आगे बढ़े, आते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जिन्हें हम स्थायी ऊतक भी कह रहे हैं।
अब हुआ क्या है, अभी तक हमारे पास आते हैं विभजोतक ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिनमें क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। इनका जो मुख्य कार्य है वो है यहाँ पे ग्रोथ करना। अब इनमें क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि जो विभजोतक ऊतक हैं, उनकी जो कोशिकाएं हैं, ये विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। और जब ये अपनी विभाजित होने की क्षमता खो देंगे तो इनमें कोई विभाजन नहीं होगा। कोई विभाजन नहीं होने का मतलब है कि ये क्या होंगे, अब स्थिर होंगे, परमानेंट होंगे। अब इनका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, इनके नेचर के साथ साथ इनका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू में हमने कहा कि अलग अलग फंक्शन होते हैं, इनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, कुछ इनमें लिविंग होंगे, कुछ इनमें नॉन लिविंग होते हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक हमने पढ़ा है टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू, और टाइप्स ऑफ टिश्यू में हमने स्टार्ट किया है प्लांट टिश्यू को। प्लांट टिश्यू में आपने पढ़ा है यहाँ पर प्लांट टिश्यू के टाइप्स, जो कि दो प्रकार के हमने कहे हैं। मेरिस्टेमेटिक पढ़ लिया है, परमानेंट आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो भी चीजें हमने बात डिस्कस की हैं वो बहुत बेसिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत इजी है यहाँ पे समझना। आपको लोकेशन जाननी है और उनके फंक्शन जानने हैं, जो कि ग्रोथ यहाँ पर होता है। ठीक है, अब जब परमानेंट टिश्यू में आप जाएंगे तो सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट आता है। सिंपल परमानेंट समझना थोड़ा इजी है, कॉम्प्लेक्स को थोड़ा आप और ज्यादा डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है, हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, आपको रिवाइज करते रहना है। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।